दिसंबर 2025 भारत के लिए ये महीना सब कुछ बदलने वाला था। सिर्फ 31 दिनों के अंदर इकोनॉमी से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रामीण रोजगार तक इतने बड़े फैसले लिए गए जो आने वाले कई सालों तक भारत की दिशा तय करेंगे। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भारत के इकोनॉमी ने ऐसी जबरदस्त रफ्तार कैसे पकड़ी। फिर चलेंगे टेक्नोलॉजी और एनर्जी की दुनिया में, जहां एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई। उसके बाद बात होगी उस नए कानून की जिसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी। और आखिर में इन सब को मिलाकर देखेंगे कि बड़ी पिक्चर क्या कहती है। सोचिए जरा, सिर्फ एक महीने में 3 कितने बड़े बदलाव। एक तरफ हमारा व्यापार घाटा रिकॉर्ड लेवल पर कम हो गया, दूसरी तरफ ग्रामीण रोजगार का 20 साल पुराना एक कानून बदल दिया गया, और तो और न्यूक्लियर एनर्जी का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया। मतलब साफ है, दिसंबर 2025 कोई मामूली महीना नहीं था, ये तो भविष्य की नींव रखने वाला एक टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमी की ही बात कर लेते हैं। इस महीने ना भारत के इकोनॉमिक सीन में एक अलग ही एनर्जी देखने को मिली, और इसकी वजह सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि वो नीतियां और पार्टनरशिप हैं जो भविष्य के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रही हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। नवंबर 2025 में भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा सिमट कर सिर्फ 6.6 बिलियन डॉलर पर आ गया है। अब ये सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन ये पिछले साल से 61% से भी ज्यादा की गिरावट है। बहुत बड़ी गिरावट है ये। सिंपल भाषा में समझें तो हम बाहर सामान ज्यादा बेच रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए जबरदस्त खबर होती है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? अचानक से इतना बड़ा सुधार कैसे आया? इसके पीछे एक नहीं कई वजहें थीं। पहली बात, हमारा एक्सपोर्ट, खासकर अमेरिका को जो हम सामान बेचते हैं, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा। फिर न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों के साथ नई ट्रेड डील्स फाइनल हुई। मतलब हमारे सामान के लिए नए बाजार खुल गए। और इन सब के साथ आरबीआई ने भी बाजार में पैसों के फ्लो को मैनेज करने के लिए सही टाइम पर एक्शन लिया। अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म समझना जरूरी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO। डरिए मत, बहुत सिंपल है। ये ना आरबीआई का एक टूल है बाजार में पैसों की सप्लाई कंट्रोल करने का। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में और पैसा डालना है तो वो सरकारी बॉन्ड्स खरीदता है, और जब पैसा कम करना हो तो बॉन्ड्स बेच देता है। दिसंबर में आरबीआई ने ठीक यही किया, बॉन्ड्स खरीदकर मार्केट में पैसा बढ़ाया, जिससे इकोनॉमी को एक पुश मिला। इकोनॉमी के साथ साथ डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी काफी तेजी दिखी। न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना, वो सिर्फ 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम में फाइनल हो गया है। और ओमान के साथ तो और भी बढ़िया डील हुई। हमारे लगभग 98% प्रोडक्ट्स को वहां पर टैक्स फ्री एंट्री मिल रही। हम सोच सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये कितनी बड़ी बात है। ये तो दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा ही है। अच्छा, तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि दिसंबर 2025 में स्पेस और एनर्जी, इन दोनों सेक्टर्स में कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया के टेक सफर में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 24 दिसंबर की तारीख, इसरो ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या चीज है। अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 से एक अमेरिकन कंपनी की सैटेलाइट को सफलता से लॉन्च किया। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ एक साइंटिफिक पावर नहीं है, बल्कि ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट का एक बड़ा भरोसेमंद खिलाड़ी बन गया है। ये हमारी स्पेस इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? जो सफलता स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को लाकर मिली ना, अब वैसी ही कोशिश न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी हो रही है। ये जो नया शांति बिल आया है, ये सरकारी मोनोपोली को खत्म कर रहा है और पहली बार प्राइवेट और विदेशी कंपनियों को इस सेक्टर में आने का न्योता दे रहा है। तो इस बिल में बड़े बदलाव क्या हैं? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला, ये 60 साल पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। दूसरा, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करता है। तीसरा, सरकारी कंपनी NPCIL की जो मोनोपोली थी उसे खत्म करता है। और चौथा, और शायद सबसे अहम, विदेशी निवेश के रास्ते में जो एक बड़ा रोड़ा था, वो सप्लाई लायबिलिटी क्लॉज उसे हटाता है। अब आते हैं इस महीने के सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादास्पद टॉपिक पर। रूरल पॉलिसी में एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। और यहाँ हम दोनों पक्षों को, सरकार का पक्ष भी और विपक्ष की चिंताओं को भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा।
साल था 2005 जब मनरेगा कानून आया, जिसने गांव के हर परिवार को साल में 100 दिन के काम की लीगल गारंटी दी। पूरे 2 दशकों तक ये स्कीम करोड़ों लोगों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट बनी रही। लेकिन दिसंबर 2025 में संसद ने एक नया बिल पास किया, वीबीजी रामजी बिल, और मनरेगा को आधिकारिक तौर पर रिप्लेस कर दिया। तो पुराने और नए कानून में फर्क क्या है? 4 बड़े फर्क हैं। पहला, मनरेगा एक अधिकार था, मतलब काम मांगना हक था। नया कानून एक मिशन है। दूसरा, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। तीसरा, अब फोकस सिर्फ काम कराने पर नहीं बल्कि परिणाम यानी आउटकम पर है, जैसे कि पानी की बचत। और चौथा और सबसे बड़ा बदलाव फंडिंग में। पहले केंद्र 90% पैसा देता था, अब वो सिर्फ 60% देगा। अब सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक प्रगतिशील कदम है। उनका तर्क है कि इसका मकसद सिर्फ काम देना नहीं बल्कि गांव में परमानेंट एसेट्स बनाना है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर्स या बेहतर सड़कें। मतलब अब प्रायोरिटी काम नहीं, काम से मिलने वाला नतीजा है। दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं। उनकी पहली चिंता ये है कि इससे स्कीम की जो अधिकार आधारित आत्मा थी वो कमजोर हो जाएगी। दूसरा, उन्हें लगता है कि फैसले लेने की पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी। और शायद सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब केंद्र अपना हिस्सा 90 से 60% कर देगा तो राज्यों पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बोझ आ जाएगा। तो हमने इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी, इन तीनों में हुए बड़े बदलावों को देखा। अब सवाल ये उठता है कि इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो ये भारत के भविष्य के बारे में क्या इशारा करते हैं। तो देखिए, निचोड़ ये है कि दिसंबर 2025 सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाओं का महीना नहीं था, ये बड़े और निर्णायक फैसलों का महीना था। इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने से लेकर टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग लगाने और ग्रामीण नीति को जड़ से बदलने तक, ऐसा लगता है कि हर कदम एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। ये जो तेज बदलाव हम देख रहे हैं, ये साफ इशारा करते हैं कि भारत एक बड़े ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। पॉलिसीज अब ज्यादा एम्बिशियस हो रही हैं, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो रही हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बदलाव, ये कदम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला सही रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे।